गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है। एमसीक्यू की हमारी इस मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं, है ना? यस। शुरू करें आज की क्लास। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ जी ठीक है, क्लास की शुरुआत की जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट कर ली जाए फटाफट जल्दी से। हाँ जी, ओके। तो देखिए, हम देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। कोई ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन करने हैं सबने। ओके, यस। तो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लेकर देख रहे हैं और पहला है कि मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। चलिए शुरू करें। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। कहते हैं HDI, पब्लिश्ड एनुअली बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी इसे हर वर्ष प्रकाशित करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इस विकास पद्धति को विकसित किया है। इट इज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक। किसने डेवलप किया? महबूब उल हक। ओके। थर्ड स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य विकास अर्थशास्त्र को जन केंद्रित नीति की ओर ले जाना है। जन केंद्रित नीति की ओर ले जाना है। The goal was to move development economics towards the people centric policy. तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम थोड़ा सा जाएंगे कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होती। बच्चों ध्यान रखना, एक रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं उसे। ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान रखना, रिपोर्ट बोलते हैं। और इस रिपोर्ट की खासियत यह है कि इसमें और कई तमाम तरीके के इंडेक्स जारी किए जाते हैं, ठीक है? तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होगी तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी होगी, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होगी, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होगी, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होगी, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी होगी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी होगी, ठीक है? तो जनरली जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में तमाम तरीके की इंडेक्स जारी होती हैं। ओके, तो कौन कौन सी अगर देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, इस तरीके की तमाम रिपोर्टें भी जारी करता है, ठीक है? अब जब इसे पिछले वर्ष जारी किया गया 2024 में, तो वहां पर इस रिपोर्ट को एक नाम दिया गया, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ध्यान रखना, कभी कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अपने यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखिए जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई तो उसका नाम क्या रखा गया? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ठीक है? अब जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करते हैं तो आप ध्यान रखें कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है आपका, याद रखना है, महबूब उल हक। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि ये जो मानव विकास या मानव विकास रिपोर्ट का जो सिस्टम है, रिपोर्ट का जो सिस्टम है, वो पूरी व्यवस्था जो थी किसने जारी करी? तो मानव विकास की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो उसे महबूब उल हक, ठीक है,
महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया। ओके, महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और ये 1990 में से जारी हो रहा, 1990 से। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो उसमें एक मानव विकास सूचकांक भी है, जिसको हम HDI कहते हैं। अब HDI जब जारी होता है तो उसमें आपको 3 पैरामीटर लेने हैं। कितने पैरामीटर लेने हैं? 3। पहला मेजरली हम बोलते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य, लेकिन इसे प्रदर्शित किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं जीवन प्रत्याशा। किससे दर्शाया जाता है इसे? जीवन प्रत्याशा से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब कभी जारी होगी तो उसमें यह देखा जाएगा कि किस देश में जन्म लेते वक्त एक बच्चा औसत कितनी आयु तक जिएगा। तो भारत में यह आयु कितनी है बच्चा? 67.7 ईयर्स। तो पिछले साल जो HDI जारी हुआ था उनके हिसाब से भारत की ये आयु 67.7 ईयर्स है। ओके, चलिए फिर आता है नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान। ज्ञान में 2 बातें ध्यान रखनी। एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, यानी कि अपेक्षित वर्ष कि कितने साल तक बच्चा स्कूल जाएगा। तो यहां पर है 12.6 ईयर्स, लिख लो फटाफट। 12.6 ईयर्स, यानी कि अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि औसतन भारत में रहने वाले बच्चे 12.6 साल की औसत स्कूलिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब 12.6 सालों में वो कितने साल स्कूल रहते। तो उसमें औसतन देखा गया 6.6 साल, ठीक है, 6.6 साल। और चौथा, इसका जो तीसरा पिलर है नॉलेज के बाद, वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। पर कैपिटा तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है व्यक्ति की। तो इनके बेसिस पर हमारा ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है। तो जब ये 2024 में जारी किया गया तो उसमें बताया गया कि भारत की रैंक 134 है। कमेंट सेक्शन में लिखिए सब लोग कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखिए कितनी है? 134। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 की तरफ दी जाती है। 0 से 1 के बीच दी जाती है। तो अगर आपका वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लेस डेवलपमेंट, यानी कि आपके देश में हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके देश में नॉलेज अच्छा नहीं है, आपके देश में इनकम अच्छी नहीं। लेकिन आपकी कंट्री का स्कोर अगर 1 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है हाई डेवलपमेंट, यानी कि फिर आपका जो देश है वो तरक्की कर रहा है। क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। यस, ओके बेटा नमस्ते। अब आपको ध्यान रखना है कि भारत का स्कोर है कितना। तो याद रखेंगे 0.644। जो 0.644 का मतलब हमारा स्कोर धीरे धीरे 1 की तरफ बढ़ रहा है। 1 की तरफ बढ़ रहा है। ओके कर दो बच्चों। देखो ये जो आज हम नोट्स बनाएंगे ना एकदम अपडेटेड है और अभी एग्जाम देंगे उनमें सब में काम आएंगे, याद रखना। तो 1 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो 0.644 ये हमारा स्कोर है और 1 की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि भारत को यहां पर मीडियम डेवलपमेंट
मीडियम डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, मीडियम डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया, याद रखना, मीडियम डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो प्लीज बी केयरफुल, सब लोग ये सारे जो मैंने चीजें लिखाई हैं इनको सही से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम करंट है। ठीक है, हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसका डेटा है, तो बी केयरफुल और इसको ठीक तरीके से नोट करेंगे सारे बच्चे। ओके, आगे चलें, डन कर दो, यस। अब आइए, अब आते हैं, अगर हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर दुनिया के और देशों के साथ कंपेयर करें, ध्यान से देखिए, तो भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले 0.633 था, लेकिन अब ये बढ़कर 0.644 हो गया है। तो इसका मतलब हमारा स्कोर 0 से 1 में 1 की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं, बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज इलेक्शन है दिल्ली में, बहुत बढ़िया। हाँ, तो याद रखना, और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और चाइना नेबरिंग कंट्रीज में कहां पर ज्यादा हाई डेवलपमेंट है, तो आप ध्यान रखना, चाइना में भारत की तुलना में ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है। ये दिखाने के लिए बताया मैंने आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या निकला, जरा देखें, इसका आंसर क्या हुआ। यूएनडीपी जारी करता है, हां जी। महबूब उल हक ने विकसित किया, बिल्कुल। और बिल्कुल लक्ष्य है कि यहां पर जो नीतियां हो वो जन केंद्रित हैं, लोगों को ध्यान में रखा जाए। एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डी यहां पर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, क्वेश्चन इज अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो लिंग विकास सूचकांक के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज डेवलप्ड अंडर, देखो यहां पर यूएनडीपी, यूएनडीपी लिखा हुआ है। इट इज डेवलप्ड बाय यूएनडीपी टू एक्सेस द जेंडर इनइक्वालिटी इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के देशों में लैंगिक असमानता को मापने के लिए यहां पर यूएनडीपी द्वारा इसे विकसित किया जाता है। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा इसे विकसित किया जाता है। दूसरा, जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। कहते हैं जब जेंडर इनइक्वालिटी निकालते हैं तो उसमें प्रजनन स्वास्थ्य देखते हैं, सशक्तिकरण देखते हैं और आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हैं। तो प्रियंका ने आंसर दिया है सेकंड का बी। ओके, और कोई बेटा जल्दी से, हाँ जी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखो भाई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जब निकाली जाती तो हम लोग कहते हैं, याद रखना, जब हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें ये हमें ये तो बता देते हैं कि देश में एजुकेशन का हाल कैसा है, देश में हेल्थ का हाल कैसा है, देश में पर कैपिटा इनकम यानी कि इनकम का हाल कैसा है। ठीक है, ये तो हमें बता देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि अगर ये चीजें विकसित हो रही हैं, लोग एजुकेशन अच्छी हो रही, हेल्थ अच्छी हो रही, इनकम अच्छी हो रही है ना, तो जब ये चीजें बेहतर हो रही हैं तो उस पर महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं कहूं इनकम बढ़ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि पुरुषों की इनकम तो बढ़ रही हो, है ना, किसकी इनकम, पुरुषों की इनकम तो बढ़ रही हो, लेकिन महिलाओं की इनकम ना बढ़ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हमसे पूछेंगे कि देश की तरक्की हो रही है, अब पुरुषों की तरक्की के चक्कर में लगेगा सबकी तरक्की हो रही है ना। तो हमें यहां पर जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाले तो कहीं ऐसा ना समझ लें कि देश का विकास हो रहा है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि महिला और पुरुष में महिलाओं का कितना विकास हो रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये डेवलपमेंट हो रहा है वो केवल पुरुषों का हो रहा हो, महिलाओं का ना हो रहा हो। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं,
बहुत से ऐसे देश होंगे जिन देशों में महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियां होंगी, है ना। तो वहां पर डेवलपमेंट हो भी रहा होगा तो पुरुषों का ज्यादा होता होगा, लेकिन महिलाओं के पास अधिकार नहीं होते होंगे। तो ये सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, ये हमें सब कुछ देखना है कि सबका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, लिंग असमानता सूचकांक भी बनाया जाता है, ठीक है। अब जब लिंग असमानता सूचकांक बनाते हैं तो ये कौन कौन सी चीजें देखते हैं? पहला ये देखते हैं हेल्थ, ठीक है, लेकिन ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो देखते हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का मतलब कि जो माएं हैं बच्चों को जब जन्म देती हैं तो उनका प्रतिशत क्या है, वो ऐसा तो नहीं ज्यादा उनकी लोगों की डेथ हो रही है। दूसरा, एडल्सेंट जो किशोर हैं उनका जन्म दर देखते हैं, कितने जन्म दे रहे हैं वो, तो वो देखते हैं। अब देखो जरा पर यहां पर आपको बताने की कोशिश करी गई कि भारत में 1 लाख महिलाओं पर, गर्भवती महिलाओं पर 214 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, मृत्यु हो जाती है। और 1015 से 19 अगर हम देखें वर्ष के लोग, तो उसमें लड़कियों, उनमें से 41.9 बच्चे, मतलब बर्थ रेट है उसका। तो आप जरा यहां से एज्यूम करो, जिन भी कंट्रीज का मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पर हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, यही तो मतलब निकला। स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसा विकास कि केवल पुरुषों के लिए स्वास्थ्य अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जब यहां पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकाली जाती तो उसमें महिलाओं का स्वास्थ्य देखा जाता है। दूसरा, शेयर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में देखते हैं कि महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां लिखा है कि भारत की पार्लियामेंट में पहले 73% पुरुष होते थे और महिलाएं होती थी 26%। तो बताओ, डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी है कि नहीं? इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, हाँ जी। पॉपुलेशन विद लीस्ट सम सेकेंडरी एजुकेशन 25 एंड ओल्डर, फिर कह रहे हैं कि वो लोग जिनकी उम्र 25 से ज्यादा है, उसमें हमें यह भी देखना है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं। क्या भारत में एक समस्या है कि 25 साल होने तक कहां कोई पढ़ता है ना। तो यहां पर 25 या 25 से ऊपर कितने लोग पढ़ते हैं वो देखना है। तो उसमें 71% पुरुषों का है और 64% जो है वो पॉपुलेशन यहां पर महिलाओं की है। अब देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, काम पे। तो काम पुरुषों के पास 73%, महिलाओं के पास 46.8%। तो अब हम देख गए कि जब कभी भी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकाला जाएगा तो ये इतनी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा ही निकालेंगे। महिलाओं और पुरुषों के बीच कितना अंतर है इसको देखते हैं डेवलपमेंट में, और देखते क्या क्या है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कैसा है, फिर एडल्सेंट बर्थ रेशियो कैसा है, बर्थ रेट कैसा है, पार्लियामेंट में कितनी हिस्सेदारी है, 25 साल से ज्यादा महिलाओं के पास कितनी एजुकेशन है, और लेबर फोर्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट में उनकी क्या भूमिका है। अब कर लेंगे प्रश्न, जरा देखते हैं। देखिए, यूएनडीपी द्वारा इसे विकसित किया गया। क्या यह सही स्टेटमेंट है? जल्दी से आंसर करिए बच्चों। इज इट राइट स्टेटमेंट? बोल दीजिए, है ना। दूसरा, इसमें प्रजनन स्वास्थ्य देखते हैं, सशक्तिकरण देखते हैं और आर्थिक गतिविधियां देखते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये लो, बहुत बढ़िया प्रश्न। अभी जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ये प्रश्न बना है, बोथ आर करेक्ट, ग्रेट। आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। देखिए जरा,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के कंपोनेंट्स या घटक के संबंध में विचार कीजिए। प्रजनन स्वास्थ्य मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और किशोर जन्म दर को मापता है। देखिए क्या कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर्स मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स एंड एडल्ट बर्थ रेट। कहते हैं कि भाई ये दोनों चीजों को मापता है, ठीक है। दूसरा यहां पर देखो, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की सीटों की हिस्सेदारी, महिलाओं की सीटें कितनी हैं संसद में, ये देखता है। सेकंड, 25 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों से में मापा जाता है। तो 25 साल की जो महिलाएं और पुरुष हैं वो औसतन कितने वर्ष तक स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, ये देखा जाता है ना। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन इज मेजर्ड बाय फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो कहते हैं कि जो श्रम बाजार है उसमें महिलाओं की देखा जाता है भागीदारी की योगदान कितना है। तो आंसर क्या आ रहा है, चलिए, तो ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका लैंगिक असमानता सूचकांक से गहरा संबंध है। लैंगिक असमानता सूचकांक से गहरा संबंध है, हां जी। अच्छा, फिर देखिए, इट प्रोवाइड्स इंसाइट हाउ डेवलपमेंट आउटकम डिफर बिटवीन मेन एंड विमेन। यह इस बात की पुष्टि करता है या हमें बताता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच विकासात्मक परिणाम किस प्रकार भिन्न होते हैं। डी लिखा है किसी ने, अच्छा। यूएनडीपी द्वारा इसे चलाया जाता है, यूएनडीपी द्वारा इसे चलाया जाता है, हाँ। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो भाई, अब आंसर तो आप दे सकते हो, लेकिन आइए, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो याद रखना उसका संबंध ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्लोजली रिलेट करता है, ठीक है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्लोजली रिलेट करता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। क्यों करता है उसका रीजन बताते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेल एंड फीमेल दोनों के डेवलपमेंट को दर्शाया जाता है ना, बोलो। और जबकि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में मेल एंड फीमेल के डेवलपमेंट को अलग अलग दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी कि हम यहां पर इनके बीच एक तुलना करते हैं कि जो विकास हुआ उस विकास का परिणाम मेल और फीमेल पर कितना पड़ा, ठीक है। जैसे इस साल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे घर में पूरे पैसे 2 लाख रुपए आते हो, तो मम्मी पापा बहन भाभी हर किसी पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और कल को 4 लाख आने लगे तो जरूरी नहीं है कि जितना फायदा उस पैसे का एक पुरुष को हो रहा है उतना ही फायदा या उतना ही लुत्फ या उतना ही मजा उसके उसके घर में रहने वाली महिलाएं भी उठा रही है ना। तो जब भी आप एम्पावर होते हैं तो वो एम्पावरमेंट जो है, वो जो एम्पावरमेंट है वो एम्पावरमेंट सबको बराबर नहीं आती, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स निकालनी है तो ये क्या देखते हैं, तो आपने कहना है कि ये जो भी चीजें एचडीआई में देखते थे, याद करो क्या देखते थे, जीवन प्रत्याशा देखते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते थे, याद है। नॉलेज में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखते थे, याद है। फिर मीन्स
ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते थे, ये भी याद है, और फिर पर कैपिटा इनकम देखते थे, याद है ना। अब बस आपको ये काम करना है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में मेल का अलग से देखना है और फीमेल का अलग से देखना है, बस। और इसे यूएनडीपी जारी करता है, ध्यान रखिए। बस जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से इस तरीके से अलग है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में मेल और फीमेल का अलग अलग देखना है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, इनके हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुष 66.3 इयर्स तक, बच्चा अगर कोई मेल बच्चा जन्म लेता तो उसका इतना होगा, लेकिन महिलाएं यानी कि लड़कियां जो होंगी, गर्ल चाइल्ड जो होंगी, बर्थ के समय, आज के समय ये है कि 69.4 इयर्स जिएंगी। तो ये अंतर है, लेकिन स्कूलिंग में वो अंतर चालू हो जाएगा, 12.6 इयर्स, 12.6 इयर्स दोनों के एक्सपेक्टेड इयर्स है। लेकिन कितना स्कूल पहुंच पाते हैं, 7.6 ईयर तक पहुंच पाते हैं मेल, और फीमेल पहुंच पाती है 5.5 इयर्स। जब मैं इनकम की बात करता हूं तो 10,000 $10,500 कमाते हैं हमारे मेल, और फीमेल कमाते हैं प्रति व्यक्ति लगभग $3,000। तो दोनों के बीच अंतर है कि नहीं, बोलो यस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों के बीच जितना अंतर होगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमारा नीचे चला जाएगा और उतना ही खराब आएगा। अब दीजिए आंसर। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। क्या आंसर दो बच्चों, इसका संबंध जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स से है क्या? जल्दी से आंसर करिए। दूसरा, या हमें महिलाओं और पुरुषों के बीच विकासात्मक परिणाम किस प्रकार भिन्न है यह बताता है। तीसरा, संयुक्त यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया गया है। आंसर करते रहिए बच्चों। हाँ जी, करिए आंसर। तो पहला तो हो गया गलत, क्योंकि इसका संबंध जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स से ना होकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से है। बताया था कि नहीं, बोलो यस। और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो सो दैट बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए। बहुआयामी, डी नहीं, बी 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 बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यह अभाव के विभिन्न आयामों पर विचार करता है, गरीबी की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है। कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ऐसा नहीं कि केवल एक दो रोटी कपड़ा मकान, वो कहता बहुत सारी चीजें देखता है जब वो निकालता है। ठीक है। दूसरा, इसे यूएनडीपी द्वारा ही विकसित किया गया। ही विकसित किया गया क्या मतलब, केवल यूएनडीपी ने ही इसे विकसित किया है। अब दोनों स्टेटमेंट्स आप देख लो, फिर मुझे बताओ क्या सही होना चाहिए। किसी ने कहा सी, सी कहा है, ओके। और कौन है बच्चा? देखो, जब मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करता हूं तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है। मल्टी डायमेंशनल पावर, एक तो जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पॉवर्टी, तो आप क्या कहते हो? जनरली यही तो कहते हो कि रोटी यानी कि फूड, क्लॉथिंग, है ना। फिर आप क्या कहोगे? शेल्टर, घर, एडुकेशन, हेल्थ केयर। जिसके पास ये सब नहीं है सर, उसे ही हम गरीब कहते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज अ सोशल फेनोमेना वेयर द पीपल ऑफ सोसाइटी कैन आर अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो पॉवर्टी या गरीबी वह है जिसमें समाज के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, है ना। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन यूएनडीपी कहता है ना कि ये छोटी डेफिनेशन है, इसके अतिरिक्त भी लोगों को बहुत कुछ चाहिए। तो उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट निकाला?
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 3 डायमेंशन पर टिका हुआ है, पहला हेल्थ पर, दूसरा एजुकेशन पर, और तीसरा बेहतर जीवन स्तर पर। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब निकालते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि हेल्थ में न्यूट्रिशन, पोषण कैसा है, क्योंकि कोई भी जीवन को नरिश करना है, चलाना है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो जो जन्म बच्चा लेता है तो बच्चा जन्म लेने के बाद कितना सरवाइव करता है। कई बार हमने बच्चे देखे जन्म लिए, उसके बाद निमोनिया हो गया, उनकी डेथ हो गई, है ना। तो वो सब चीजें होती रहती हैं, दैट इज पॉसिबल। तो वो भी चीज देखनी है। अगर लोग बच्चों का इलाज ना करा पाए, बेहतर जीवन ना दे पाए, न्यूट्रिशन ना दे पाए, तो गरीब है, बिल्कुल सही है। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। स्कूलिंग में 2 कंपोनेंट्स देखते हैं, ये 2 पैरामीटर देखते हैं। पहला ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि कितने साल का स्कूल किया है बच्चे ने, और फिर उसमें उसकी अटेंडेंस भी देखते हैं। जिसकी अटेंडेंस कम रहेगी तो इसका मतलब वो गरीब ही है ना। फिर लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड में वो 6 पैरामीटर्स देखते हैं। पहला कुकिंग फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन। अब घर में एलपीजी से बना रहे हैं या फिर चूल्हे पे बना रहे हैं, है ना। उनके पास उतने पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि एलपीजी से बनना चाहिए। सैनिटेशन, शौचालय है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, कुछ एसेट। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये ज्यादा व्यापक है कि नहीं। अगर मैं कहूं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें व्यापकता नहीं। शौचालय हम साफ साफ लिखे ना, शौचालय, सैनिटेशन जरूरी है, ड्रिंकिंग वाटर जरूरी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। जैसे से तो यूएनडीपी ने कहा कि हम इसके हिसाब से चलेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से। मेरी बात आपको समझ आ रही है बच्चों, कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अपनी कहानी है कि इसे डेवलप्ड किया जाता है, लेकिन बाय यूएनडीपी, लेकिन यूएनडीपी अकेले नहीं डेवलप करता है। यहां पर यूएनडीपी लेता है मदद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की मदद। किसकी मदद लेता है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, AOPHDI की मदद लेता है, ठीक है। इसके आधार पर इसे विकसित कर रहा है। बेटा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन द माइंड, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। आप क्या कह रहा है कि यह अभावों को, यानी कि जो गरीबी है उसमें ज्यादा व्यापक तरीके से उसे मदद करता है, ठीक है। दूसरा, यूएनडीपी द्वारा ही विकसित किया गया है। ही विकसित का मतलब समझते हो? आंसर करो फटाफट, आप आंसर करिए। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये भी तो होना चाहिए। तो पहला आंसर तो सही हो गया, बट सेकंड इज नॉट राइट। यस, आ जाइए। असमानता देख लीजिए, इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक नई इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके नाम से देखो क्या कह रहा है, इन इक्वालिटी एडजस्टेड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मान लो इन्होंने क्या किया, मेल और फीमेल सबका निकाल दिया कि इतना ह्यूमन डेवलपमेंट है। फिर कह रहा कि अब मेल और फीमेल का बराबर तो है नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूएसए में, ब्राजील में, है ना, इंडिया में और जर्मनी में, तो हो सकता है कि मेल और फीमेल का डेवलपमेंट अलग अलग हो। तो ओवरऑल यूएसए मान लो आगे है हमसे, ब्राजील मान लो हमसे आगे हो, जर्मनी हमसे आगे हो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, लेकिन यूएसए में इनइक्वालिटी ज्यादा हो। दूसरा, इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत कम हो।
तो हमारा डेवलपमेंट इनसे ज्यादा अच्छा है ना, बोलो। तो कहते हैं जो इनइक्वालिटी होती है उसको इसमें से हटा देते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं IHDI जो है मानव विकास सूचकांक के पूरक के रूप में यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया। पूरक के रूप में यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया, क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक अतिरिक्त, एक और इन्होंने निकाल दिया, जिससे यह पता चल सके कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारा हुआ है उसमें कितनी असमानता है, असमानता करने को घटाने के बाद हमारे देश में कितना रियल में डेवलपमेंट है ना। HDI के आयाम में असमानता को गिनी गुणांक का उपयोग करके पा जाता है। तो गिनी गुणांक का प्रयोग करके असमानता निकाली जाती है, ये कह रहे हैं, ठीक है। गिनी गुणांक में असमानता का एक माप है। गिनी गुणांक असमानता निकालने के लिए ही प्रयोग की जाती है, और इसमें जो अंक है या स्कोर है वो 0 से 1 के बीच है। अगर आपके देश में अंक 0 की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके यहां समानता आ रही है, और आपका स्कोर अगर 1 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके यहां असमानता आ रही है। कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए, जल्दी से, तेजी से लिखिए, हाँ जी, जल्दी लिखिए, आंसर करिए। हम्म हम्म देखो भाई, जब मैं इनइक्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेजर क्या हो रहा है। ये मेजर हो रहा है, जैसे HDI जब आपने निकाली थी, है ना, तो HDI निकालते हुए हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे थे, तो जीवन प्रत्याशा। तो अब इसमें ये देखेंगे कि ये जीवन प्रत्याशा अलग अलग लोगों के लिए कितनी अलग है ना। एजुकेशन क्या हर किसी के लिए एक जैसा है? नहीं, उसमें भी अलग अलग लोगों के लिए अलग है। मेरे लिए एजुकेशन आसान है, गरीब आदमी के लिए करना मुश्किल है ना। मेरे लिए स्वास्थ्य सेवाएं आसान है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। इनकम इनइक्वालिटी, हर कोई एक जैसी कमाई, तो हो गया ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इनइक्वालिटी है उसे ही मेजर या मापने के लिए IHDI का प्रयोग किया जाता है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे उन्होंने कहा कि 67.7 इयर्स तक भारत में लोग जिएंगे, है ना। अगर 67.7 इयर्स, तो हर कोई तो नहीं जिएगा, कुछ लोग तो दवाई के अभाव में मर जाएंगे, बोलो। अभी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी औसत उम्र इतनी बता रहे, तो हो गया ना। हर किसी के लिए नहीं है, कोई आदमी 80 इयर्स तक भी जिएगा, है ना। किसी को एजुकेशन, ये कह रहे हैं कि एजुकेशन 12.6 इयर्स एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। अब कोई ऐसा है जो 5 साल बाद ही बोल जाएगा कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है ना। तो असमानता हो गई ना, विकास तो हो रहा है लेकिन असमानता भी तो हो रही है। अब इन्होंने क्या कहा, आपको ध्यान रखना है कि गिनी को इफिशिएंट एक मेथड है टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी। ध्यान रखना, इनकम या वेल्थ, ठीक है। अगर गिनी कोएफिशिएंट के बारे में पूछे क्या है, तो आपको जब पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया जाता है कि आय की असमानता को निकालने के लिए किया जाता है। अच्छा, एक चीज और है, इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि कभी अगर आय की असमानता निकालनी है तो क्या और कोई, तो गिनी कोएफिशिएंट भी है, और एक आता है लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंस कर्व का प्रयोग भी आय की असमानता के लिए किया जाता है। याद रखना, कभी भी पूछेंगे तो बताना आप, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि गिनी कोएफिशिएंट एक मेथड है टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी इन द पब्लिक, और इसमें अंक 0 से 1 के बीच होता है। अगर अंक 0 की तरफ बढ़ रहा है
तो इसका मतलब यह हुआ कि हम में सुधार हुआ और हमारे यहां धीरे धीरे समानता बढ़ रही है। और अगर स्कोर एक की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारे यहां असमानता बढ़ रही है। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके कर दीजिए जल्दी से कि हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट बोलिए क्या क्लियर है इतनी बात? हाँ जी बोल दीजिए जल्दी से। यस, अब देखो क्या है आंसर, आ जाओ। क्या है आंसर? देखिए, इसे यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया। सही है आंसर? सही है। गिनी गुणांक क्या करता है? असमानता को मापने का। गिनी गुणांक आय की असमानता मापता है एचडीआई में, यह भी सही है। गिनी गुणांक असमानता को मापने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। 0 का मतलब पूर्ण समानता और 1 का मतलब असमानता, ये भी सही है। तो ऑल 3 आर करेक्ट। तो हम जाएंगे डी के साथ। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी देखो फटाफट जल्दी से। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी का क्या मतलब है? कहते हैं यह एक आर्थिक विकास का माप है जो उत्पादन उपभोग की पर्यावरणीय लागतों में ध्यान में रखता है। पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखता है, ठीक है। हरित, यानी कि अगर आपसे पूछें ग्रीन जीडीपी, हरित सकल घरेलू उत्पाद प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्रदूषण, क्षति को कम करने वाली सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होते हैं। क्या करें? इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट टेक्स इनटू अकाउंट द environment cost of production and consumption. Green GDP equals to GDP less national resource depletion less pollution damage. चलो लगाओ, तुक्का मारो फटाफट। तुक्का क्या आपको आता होगा ये क्वेश्चन तो, जहां तक मुझे लगता है। ग्रीन जीडीपी, हाँ जी सी आंसर दिया है। ग्रीन जीडीपी पर सी आंसर दिया है किसी ने। अच्छा जी, देखो बेटा, जीडीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन, याद है ना? कुल उत्पादन। लेकिन आप जरा मुझे बताओ, ये कुल उत्पादन करने में, ये कुल जो उत्पादन हुआ है ना, इसने हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को डिप्लेट किया होगा। डिप्लेशन का मतलब उनमें क्षति या उनमें कमी लाई होगी, है ना। मान लो हमने काम किया तो हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा ना, तो वो नुकसान प्लस पर्यावरणीय क्षतियां, और भी क्षति पहुंचाई होगी, है कि नहीं। तो आप जरा देखो, जो भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, अगर मैं टोटल प्रोडक्शन, जैसे मैं कहूं कि टोटल प्रोडक्शन 100 रुपए का है और हमारे नेचुरल रिसोर्स और पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है 40 रुपए की, तो 100 में से 40 अगर घटा दूं तो क्या हमारी जीडीपी जो बची 60 रुपए, उसने पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है? हाँ, तो जिसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है उसे हम क्या मानेंगे? ग्रीन जीडीपी। कॉन्सेप्ट समझे आप? एक बार वापस से बोलो। ग्रीन जीडीपी का मतलब है, अगर आपसे पूछे कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन करने में नेचुरल रिसोर्सेस का डिप्लीशन होता है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें कमियां आती हैं, एंड पॉल्यूशन डैमेज होता है। तो जो पॉल्यूशन है या पर्यावरणीय क्षतियां हैं, अगर हम उन्हें जीडीपी से माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज यहां पर बताई कि ग्रोथ को मापता है
उत्पादन उपभोग जो पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखते हैं। सही है या गलत है? तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही है कि नहीं? पर्यावरण की लागत को यहां पर ध्यान में रखा गया। दूसरा, ग्रीन जीडीपी हम कहेंगे जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्रदूषण क्षति को कम करने वाली सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 and 2 बोथ आर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बोथ सही आंसर हो जाएंगे। जल्दी बोल दो बच्चों, यस। ओके, यस। अब आ जाइए, देखो जी, व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी का सही विवरण देखिए, सही विवरण देखिए। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, बिकॉज देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन जीडीपी? इनमें से ग्रीन जीडीपी को कौन बेहतर डिस्क्राइब करता है? बेहतर डिस्क्राइब करता है, देख लो भाई। 8 का डी बोल दिया किसी ने। पहले बेटे स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। या किसी देश के क्षेत्र में वनों, हरित स्थानों का मौद्रिक संदर्भ में माप है और इसे पारंपरिक जीडीपी में आंकड़ों में जोड़ा जाता है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुन लो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वन है और जो जंगल है, पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी पैसों में वैल्यू निकालते हैं और बाद में उसे जीडीपी में जोड़ देते हैं। मतलब जो देश में पेड़ पौधे और बायोडाइवर्सिटी और ये सब है, उसको उसकी पैसों में वैल्यू निकालेंगे और जीडीपी में जोड़ देंगे। तो ये कहां से सही हो गया? तो फालतू बातें कर रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है ना। फिर देखो, जैव विविधता की क्षति, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मॉनेटरी फॉर्म, सबट्रैक्टिंग रिसोर्स डिप्लीशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल जीडीपी फिगर्स। या मौद्रिक रूप में जैव विविधता की क्षति पारंपरिक जीडीपी के आंकड़ों में से इन संसाधनों की क्षति को घटाकर किया गया गणना है। ठीक है, घटाकर की गई गणना है। या मौद्रिक संदर्भ में जीडीपी आंकड़ों से संसाधनों को घटाकर जैव विविधता के नुकसान की गणना करता है। जल्दी से देख लो, अभी बताया मैंने, अभी बताया। यस। या घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश में वृद्धि का एक उपाय है। ये गलत है, उपरोक्त सभी भी गलत हो गया। कौन सा सही हो गया? बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जल्दी देखिए, क्वेश्चन को देखिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसे भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने गढ़ा था। इसमें एक सूचकांक शामिल है जिसका उपयोग किसी आबादी की सामूहिक खुशी और भलाई के मापने के लिए किया जाता है। इट इज एन इंडेक्स, इट इंक्लूड्स एन इंडेक्स। इसमें शामिल है जिसका उद्देश्य हैप्पीनेस और वेल बीइंग ऑफ पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, हम यहां पर एक चीज बताते हैं आपको। देखो, जब हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो आप यहां पर ये ध्यान रखें। ये तो भूटान के जो चौथे राजा थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जीडीपी की गणना करते थे, और जीडीपी की गणना जब हम करते हैं, मेजर करते हैं, तो हमें टोटल प्रोडक्शन पता चलता है ना। याद कर लो। अब ये जो टोटल प्रोडक्शन हमें पता चलता है, और हम कहते पहले बार 100 रुपए का हुआ था, इस बार 120 का हुआ, और हम खुश हो जाते हैं। तो भूटान के राजा ने कहा ये गलत तरीका है किसी भी देश के विकास या तरक्की को मेजर करने का। हमें किसी भी देश की विकास तरक्की वहां के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मांगनी चाहिए। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के अंदर कई सारी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा हेल्थ,
हमें हेल्थ देखनी चाहिए कि कितनी इंप्रूव हुई। पैसा तो पैसा बढ़ने से सुकून आ जाएगा, खूब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने ये कहा, कितने खतरनाक थे वो, सोचिए आप। टाइम यूज, कि लोग अपना टाइम कितना वर्क पे यूज कर रहे हैं, कितना स्लीप यूज कर रहे हैं, ये भी देखिए। एजुकेशन, फिर उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल वेलबींग, मानसिक रूप से लोग कितना पॉजिटिव हैं, बढ़िया हैं। लिविंग स्टैंडर्ड देखिए कि उनके पास कितना पैसा है, ये सब सब कुछ देखिए ना। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी देखिए कि वहां का किस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके का पर्यावरण है, किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, किस तरीके की मरीन लाइफ है, ये सब देखो आप। कम्युनिटी वाइटैलिटी, कि लोग आपस में फैमिली में कैसे रहते हैं, वहां सेफ्टी कैसी है, आपस के रिलेशन कैसे हैं, कल्चरल चीजें कैसी हैं, ये सब चीजें देखिए। गुड गवर्नेंस, सरकार कैसी काम करती है, ये सब देखिए आप। और फिर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, कि लोग स्किल क्या है, लोग कल्चरली एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये पैरामीटर उन्होंने बताया कि जब ये सब चीजें अच्छी हो तब माना जाए कि देश की तरक्की हो रही, ना कि पैसा बढ़ जाए उसको तरक्की हो रही। इज दिस क्लियर? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भूटान से आया, और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का ये कॉन्सेप्ट जब उन्होंने दिया तो उन्होंने ये डायमेंशन बोले कि हमें ये सब चीजें उसमें देखनी चाहिए, और दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इसी से बनता है सब कुछ। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में जो बताई गई कि ये चीजें देखनी है, टाइम यूज देखना है, एजुकेशन देखना है, कल्चरल डाइवर्सिटी देखनी है, गुड गवर्नेंस देखना है, कम्युनिटी वाइटलिटी देखनी है, इकोलॉजिकल सिस्टम देखना है, लिविंग स्टैंडर्ड, साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, इनके आधार पर निकालेंगे। अगर ये सब अच्छा हो रहा है तो लोगों को खुशहाल मानना है ना। हमारा मन, मेन पर्पस क्या होना चाहिए, खुशहाल, कि कितना कौन खुशहाल, वो चीज है ना। चलिए, तो अब यहां पर आते हैं अगला, नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन देखिए। इसे भूटान, इसे सबसे पहले भूटान के चौथे राजा राजा जिंगमे सिंगे वांगचुक ने गढ़ा था। स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई, बोलिए, बिल्कुल सही हो गई। ओके, यस। इसमें सूचकांक शामिल है जो सामूहिक खुशी भलाई को मापने, यही खुशी और भलाई तो मापनी है, ये भी सही हो गया। लेकिन कह रहे हैं यहां व्यक्ति परक, किसी एक व्यक्ति के बारे में होता है और मापने में सरल है। बेटा, मापने में तो सरल नहीं है और व्यक्ति परक नहीं है, पूरी सोसाइटी को लेकर है ना। इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव और नॉट इजी टू मेजर, इट इज, हाँ, इट इज नॉट अ लेस सब्जेक्टिव। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये पूरी सोसाइटी के बारे में बताता है कि पूरी सोसाइटी खुश है या नहीं। ठीक है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा 9 का, याद रखना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के स्तंभ हैं। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के पिलर बताइए आप। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे, क्या हमने किया था, कल्चरल प्रिजर्वेशन था वहां पर, कि संस्कृति को बचाओ, कल्चर से संबंधित था कुछ, बोलो। गुड गवर्नेंस था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ऐसा कुछ नहीं था। याद आ गया? ये वहां पर नहीं था, है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, जल्दी बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? तो 2 एंड 3, तो बी इज करेक्ट आंसर, तो 10th का हमारा बी आंसर हो गया। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीडीआई मान कम लैंगिक असमानता को संदर्भित करता है, अभी बता चुका हूं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स अगर ज्यादा है तो इसका मतलब लैंगिक असमानता कम है। जीडीआई पहली बार 1995 में मानव विकास रिपोर्ट के साथ प्रकाशित हुआ था। 11, बोलिए। तो आपको याद रखना है,
जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच है, और अगर ठीक है स्कोर 1 की तरफ बढ़ रहा है तो मैंने क्या बताया था, बोलो, तो आपको बताना यहां पर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो उच्च असमानता दिखानी थी आपको, और 1 की तरफ बढ़ रहा है तो कम असमानता दिखानी थी आपको। ठीक है, अब आप देखो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि इसे 1995 में किया गया। अगर जीडीआई उच्च हो रहा है एक की तरफ, एक बढ़िया होता है ना, इसमें एक की तरफ जाएंगे तो अच्छा होता है, तो कम लैंगिक असमानता का संकेत देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, बोलो, यहां पर सही है, परफेक्ट, यस। तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, तो सी इज विल बी द करेक्ट आंसर, सी इसका सही जवाब होगा। आइए जरा, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसका आंसर को कर लीजिए फटाफट। The main resource of low growth rate in India in spite of having rate of savings and capital formation, कह रहे बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में कम विकास दर का मुख्य कारण है, कम विकास दर का मुख्य कारण है, कम विकास दर का मुख्य कारण है, कम विकास दर का मुख्य कारण है। देखो क्या कह रहे हैं कि सेविंग भी खूब ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपके यहां सेविंग रेट भी ज्यादा है, लोग पैसा खूब बचाते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी खूब बढ़िया से बना रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी वो खूब तरक्की नहीं कर रहे। तो क्या बताया था, तरक्की इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। अब इसे एक्सप्लेन करो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब, जब मैं लिखता हूं कैपिटल आउटपुट रेशियो तो इसका मतलब हुआ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, तो मतलब उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी, इसका मतलब यह होता है। ठीक है, तो बताओ हाई कैपिटल मतलब अगर उच्च पूंजी लगाओगे और उत्पादन कम करोगे तो क्या आपको फायदा होगा? अच्छी स्थिति क्या होती है, कम पूंजी और उत्पादन ज्यादा, तो तभी आपको लाभ अधिक होगा। तो बढ़िया सिचुएशन तो ये होती है, लेकिन ये है नहीं भारत में। भारत में उच्च पूंजी लगती है, इसलिए लोगों का विकास उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर, नो सी इज नॉट करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, यस। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो देखिए जरा, ठीक है, यहां अर्थव्यवस्था में नाम, इसका मतलब निकालने की कोशिश करिए, जो टर्म लिखा है उसी से निकालिए। देखिए यह अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश की मात्रा और उसके परिणाम सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि के बीच के संबंध को दर्शाता है। इट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिजल्टिंग इन द जीडीपी। कह रहे हैं कि आईसीओआर का मतलब है कि हमने इकोनॉमी में मान लो 100 रुपया डाले तो उस 100 रुपए ने जीडीपी में कितनी वृद्धि करी, ये दिखाता है। देखो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ध्यान से सुन लो। दूसरा, निचले वृद्धिशील पूंजी उत्पादन मतलब लोअर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे संकेत देते हैं कि किसी देश का उत्पादन अधिक कुशल है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा कि अगर लो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो रहे तो यह अच्छा माना जाता है,
क्योंकि इसका मतलब है कि लो कैपिटल में ही आपका उत्पादन ज्यादा आ गया है। ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहे हैं। इसका उपयोग असीमित, कितना भी असीमित है, क्योंकि इसे विकसित देशों द्वारा पसंद किया जाता है। देख लो, देखते जरा 13 का क्या आंसर दिया है किसी ने। 13 का आंसर है नहीं, ज्यादा पूंजी और उत्पादन। तो ज्यादा पूंजी वृद्धि, यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें यह दिखाता है कि हम पूंजी कितनी डाल रहे हैं और उससे उत्पादन कितना हो रहा है। यह बिल्कुल सही है, दोनों के रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल वी आर investing in the economy and what amount of result we are getting as a return. ठीक है, तो so that first statement is correct. सेकेंड स्टेटमेंट अभी बताया था, निचला जितना कम रहेगा इन्वेस्टमेंट आपका और उतना ज्यादा रिटर्न आएगा, तो दैट इज गुड। लेकिन ऐसा नहीं किसी चीज का असीमित उपयोग हो, दैट इज नॉट करेक्ट। तो 1 and 2 इज करेक्ट। और इस तरीके का जो शब्द लिखा रहता है ना कभी असीमित, तो आपने उसे गलत ही मान लेना है। जनरली शब्द लिखा रहता है केवल, तो सामान्यतः वो भी गलत ही होते हैं, रेयरली वो सही होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, यह केवल राष्ट्रीय समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स ओनली नेशनल ग्रोथ। इसे समाज की भौतिक भलाई में निरंतर सुधार के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकास पूछ रहा है, विकास का मतलब था गुणात्मक, मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, दोनों चीजें। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंप्रूव्ड सोसाइटी, मैटेरियल वेलबींग। सेकंड, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, इसके कुछ संकेतक हैं। बोलो, क्या आर्थिक विकास केवल समृद्धि? नहीं, हमें तो समाज की, अगर हम देखें, एडुकेशन भी देखनी पड़ेगी, हेल्थ भी देखनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल भी देखना पड़ेगा। तो गलत, 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न आ चुका है, जरा देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने और आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, जल्दी से समझ कर देंगे आंसर। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, बहुआयामी, हर एस्पेक्ट पे सोचना पड़ेगा। गरीब के बारे में, अमीर के बारे में, खेती के बारे में, उद्योग के बारे में, बेरोजगारी के, सबके बारे में सोचना पड़ेगा भाई। पहला स्टेटमेंट यही है। ठीक है, भारत की वर्तमान सरकार मुख्य रूप से सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कह रहे वर्तमान सरकार केवल माइक्रो, अब ये सूक्ष्म मुद्दे क्या होते हैं देख लो। जब आपसे पूछे माइक्रो, तो इसका मतलब क्या सरकार केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है? क्या सरकार केवल कंजम्पशन पर ध्यान दे रही है? क्या सरकार केवल मार्केट बिहेवियर पर ध्यान दे रही है? क्या सरकार लोगों के इंडिविजुअल लोगों पर ही ध्यान दे रही है? ये चीज, इसको बोलते हैं माइक्रो। लेकिन एक इशू और होते हैं, दो तरीके के इश्यूज होते हैं। मैक्रो, क्या सरकार फिस्कल पॉलिसी पर ध्यान नहीं दे रही है? मॉनेटरी पॉलिसी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, इन्फ्लेशन पर, है ना? ये सब कैसे मुद्दे हैं बड़े। अब तुम देख लो कि क्या सरकार एक ही पे दे रही है, दोनों पे दे रही है। तो आर्थिक विकास के लिए ये तो चाहिए, तो कथन ए तो सही है। लेकिन सूक्ष्म आर्थिक मुद्दों के साथ साथ वो मैक्रो, बड़े आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो सी यहां सही हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मार्केट, इन सब चीजों पे ध्यान दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बजट नहीं बना रही है, या फिस्कल पॉलिसी नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, या सरकार अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दे रही है, या सरकार एम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को, इन सबको नहीं कर रही। बिल्कुल कर रही है, ये जरूरी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। इनकी पीडीएफ्स आप तक जल्द ही पहुंचा दी जाएंगी और फिर हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी